अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सहर चावला एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर अपने वादे के मुताबिक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं उस टॉपिक के मेरे इनबॉक्स में एक दिन में 117 मैसेजेस मुझे आज सुबह मिले। और वैसे भी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड अगर मैं कहूँ कि कोई टॉपिक है जिस पर मुझे कहा जा रहा है डॉक्टर साहिबा इस पर गुफ्तगू करें, बच्चियों की वजह से की तरफ से, लड़कियों की तरफ से, ख़वातीन की तरफ से, तो वो है कि जी हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। हमें प्लीज़ बताएं कि इसमें कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और किन ग़िज़ाओं से गुरेज करना चाहिए और किन ग़िज़ाओं से और किन लाइफस्टाइल चेंजेस से इसका इलाज हो सकता है। तो जैसे कि मेरे पास आने वाले मैसेजेस की फ्रिक्वेंसी आपको ये बता रही है, ये सबसे कॉमन हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी, सबसे कॉमन एंडोक्राइनल एबनॉर्मेलिटी ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है या जिसको आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं। और आपके पास ये इनफर्टिलिटी की यानी बांझपन की भी सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है। जो इंसान की फ़िटनेस होती है, जो फिज़िकल फ़िटनेस होती है, वो मैं आपको बता दूँ दो चीज़ों का मजमुआ होती है इंटरनल तौर पे, यानी बॉडी के अंदर दो निज़ाम ठीक तरह से चल रहे हो तो आप बाहर से फिट नज़र आते हैं। एक तो उसमें से होते हैं आपके हार्मोन्स और दूसरा उसमें होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपके हाजमे का निज़ाम। अगर आपके हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होगी, आपको ब्लोटिंग का इशू भी रहेगा। और उसी तरह अगर आपका हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपके इंसुलिन हार्मोन, आपके थायराइड हार्मोन, आपके स्ट्रेस हार्मोन, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो क्या होगा? तो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होंगे, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ होंगे, मूड डिस्टर्बेंसेस होंगी, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में वेट बढ़ने की, वेट मुश्किल से गिरने की, इस तरह की डिस्टर्बेंसेस होंगी, स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे एंड सो क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके पास आपके बॉडी के हर फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, आपके ग्रोथ में, आपके मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में, मसल बिल्डिंग में, हर चीज़ में आपके पास जो आपके हार्मोन्स है उसका अमल दखल होता है। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस तरफ मूव करूं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या है, उसकी न्यूट्रिशनल चेंजेस क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है, मैं पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता क्या है और वो किन बीमारियों के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। और अगर आप किन चीज़ों का ख्याल ना करें तो आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मज़ीद किन बीमारियों का जो बेस है और मज़ीद की बीमारियों की तरफ वो लीड कर सकता है। अब आपके पास जो ख़वातीन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आपके पास ओवरीज़ होती हैं। ओवरीज़ जो होती हैं इनका क्या काम होता है कि इन्होंने एग बनाना होता है और जो एग होता है ओवरीज़ के अंदर वो आपके पास जब मैच्योर होता है तब वो ओवरीज से रिलीज़ होता है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है जिसको आप कंसीव करने का प्रोसेस कहते हैं, जिसकी वजह से बाद में बच्चा पैदा होता है। अब ये जो आपके पास एग होता है ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक में यानी एक पानी के थैले में ये आपके पास मौजूद होता है। अब आपके पास जब एग मैच्योर होता जाता है तो ये जो पानी का थैला है ये अपने अंदर मज़ीद पानी जमा करता जाता है। ये जो फ्लूइड फिल्ड सैक है इसमें मज़ीद फ्लूइड फिल हो जाता है, यहाँ तक कि जब ये एग बिल्कुल मैच्योर हो जाता है और ये ओवरी से रिलीज़ होने के लिए तैयार हो जाता है तो जो सैक है, जो थैला है वो रप्चर हो जाता है, वो फट जाता है और आपके पास जो एग है वो उसमें से रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होती है, बच्चा कंसीव होता है और जो प्रेगनेंसी का प्रोसीजर है वो सब शुरू होता है। अब जिन ख़वातीन को, जिन बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है उनमें आपके पास क्या होता है कि वो हार्मोन बना ही नहीं पाती, या अगर वो हार्मोन बनाती भी हैं तो वो इस मिकदार में नहीं बना पाती कि आपके पास एग मैच्योर हो। अब जब तक एग मैच्योर नहीं होता एग थैले से निकलता नहीं है और थैला फटता नहीं है। अब जब वो थैला फटता नहीं है, वो फ्लूइड फिल्ड सैक्स फटते नहीं है तो वो ओवरी के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हार्मोन ना बनने की वजह से और एग मैच्योर ना होने की वजह से और एग रिलीज़ ना होने की वजह से वो अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं, उसको आप कहते हैं सिस्ट। और जब ये सिस्ट 1, 2, 3, 4 हो जाती है तो इन ज़्यादा सिस्ट को आप कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ज़्यादा होता है। इससे पहले मैं बताऊंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में आपके पास सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं जिनको अगर डायग्नोसिस हो जाए तो हम कहते हैं कि जो पेशेंट है उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। एक तो अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड में सिस्ट नज़र आ गई हैं, दूसरा अगर आपके पास जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है उसमें जो मेल हार्मोन्स की सिक्रीशन है ओवरी से वो ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो मर्दाना ट्रेट्स
हाइट्स हैं वो ख़वातीन में ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपके पास जिस्म पर बाल ज़्यादा आना, जैसे चेहरे पर, छाती पर, कमर पर, गर्दन पर, इन जगहों पर बाल ज़्यादा आना, एक्नी की शिकायत ज़्यादा रहती है, ऑयली स्किन की शिकायत ज़्यादा रहती है, स्केली स्किन की शिकायत ज़्यादा रहती है, मूड डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, वज़न बढ़ने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तकरीबन आपके पास 45 से 65% जो ख़वातीन है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है, या तो डिज़ीज़ की वजह से या वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनको डिज़ीज़ हो जाता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो मोटे लोग होते हैं उनको रात को सोते वक्त अक्सर सांस लेने में दुश्वारी होती है। इस मेडिकल कंडीशन को आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स में आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी देखने को आता है, उनमें बॉडी पेन्स भी होती हैं। और अब इस सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है वो आपके पास होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब ये है कि हर महीने जो पीरियड्स आनी होती है, जो माहवारी आनी होती है, वो उतनी रेगुलर नहीं रहती। कभी वो 20 दिन के बाद आएगी, कभी वो 30 दिन के बाद आएगी, कभी वो 45 दिन के बाद आएगी, कभी वो 60 दिन के बाद आएगी। ओलिगोमेनोरिया आप यूजुअली उस कंडीशन को कहते हैं जब आपके पास पीरियड्स एक साल में 12 बार यूके आने चाहिए, हर महीने में एक बार आने चाहिए। जब एक साल में 9 बार से कम पीरियड्स आए तो इस कंडीशन को आप ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। हाँ, कुछ ख़वातीन में 40 साल की उम्र के बाद ये ओलिगोमेनोरिया खुद ही से ठीक हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है और 40 साल की उम्र तक फिर कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। या फिर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में एमेनोरिया भी हो सकता है। एमेनोरिया का मतलब है कि पीरियड्स का, माहवारी का कंप्लीटली आना रुक जाना। और जब एमेनोरिया होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस इस कदर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है बांझपन की, इनफर्टिलिटी की, बच्चा ना कंसीव करने की। और इस कंडीशन को आप कहते हैं एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, यानी एग रिलीज ना होने की वजह से जो बांझपन हुआ है, जो इनफर्टिलिटी हुई है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से, उसको आप एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब वज़न बढ़ने की वजह से इन पेशेंट्स में आपके पास फैटी लिवर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इनके लिपिड लेवल्स भी आपके पास डिस्टर्ब्ड होते हैं, अपनी ही बॉडी की ख़राब अपीयरेंस देख के डिप्रेशन भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और अगर इसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो ये आपके पास डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सब की वजह भी बन सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग कंडीशन जो आपके पास एसोसिएटेड है, प्री डिस्पोजिंग कंडीशन का मतलब ये है कि आपके जिस्म में वो कौन सी कंडीशन होगी, वो कौन सी मेडिकल हालत होगी कि आप जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट बन सकते हैं, तो वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस पर अपनी वीडियोस का सिलसिला जब शुरू किया था पिछले महीने, सबसे पहले वीडियो में बात इसलिए की थी क्योंकि मुझे पता था और मैंने आपको बताया भी था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ में है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जिन लोगों को शिकायत होती है उनमें 40 से 45% चांस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होने का, क्योंकि जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे तो आप में वज़न बढ़ने का खदशा भी ज़्यादा होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है, मैं फिर से बताती चलूँ कि अगर आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को अपने ताले के साथ अटैच नहीं होने देते, इंसुलिन जब अपने ताले के साथ बॉडी के सेल्स से अटैच होती है तो वो शुगर को सेल्स के अंदर भेजती है ताकि वो सेल्स में डिफरेंट अपने कामों के लिए इस्तेमाल हो सके और ब्लड में उसका लेवल राइज ना हो। अगर आपके पास बॉडी में ये जो प्रोसीजर है ये रुक जाता है, यानी इंसुलिन अपने ताले से अटैच नहीं हो पाती और शुगर को सेल में नहीं भेज पाती और शुगर ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन को आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब शुगर जब ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम तो होता ही है, आपके पास मोटापा भी मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके पास फैटी लिवर भी होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो फैट आपके पास डिपॉजिट होता है वो सबसे ज़्यादा आपके पास टमी एरिया में डिपॉजिट होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाती है, स्ट्रेस हार्मोन आपका कॉर्टिसोल फिर से दोबारा इंसुलिन को बढ़ाता है और ये एक विशियस साइकिल और सर्कल में आप फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है या जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है वो और ज़्यादा बुरा होना शुरू हो जाता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसमें होता क्या है, उसकी वजूहात क्या है और कौन सी कंडीशंस है जिनमें वो आपके पास ज़्यादा होता है। अब हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, हम मुद्दे की तरफ आ जाते हैं, वो है इसका ट्रीटमेंट। जब आप
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो आपके पास ट्रीटमेंट होता है वो दो तरह का होता है। या तो ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिक होता है यानी दवाइयों के थ्रू होता है, या जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू होता है। अब जो दवाइयों के थ्रू ट्रीटमेंट होता है उसमें आपके पास इंसुलिन लोअरिंग ड्रग्स होती हैं ताकि वो दवाइयाँ जो बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम कर सकें, या फिर आपके पास एंड्रोजन कम करने वाली ड्रग्स होती हैं। एंड्रोजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं उसमें मेल हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, तो दवाइयों के थ्रू कोशिश की जाती है कि मेल हार्मोन का लेवल भी कम किया जाए या फिर इंसुलिन का लेवल कम किया जाए। लेकिन ये दवाइयाँ अपने बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आती हैं। अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत है भी, उसके बावजूद अगर आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस नहीं करते, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाते, तो मैं आपको बता दूं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का कंप्लीट क्योर तो अभी भी पॉसिबल नहीं है, उसका कंट्रोल भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाते हैं, मैं ये बात दोबारा रिपीट कर दूं, तो खाली दवाइयों के साथ आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के सिम्टम्स पर अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसके सिम्टम्स पर कंट्रोल जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जब इंसुलिन बढ़ता है आपके पास तो वो डायरेक्टली भी आपके पास मेल हार्मोन की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो आपके पास ज़्यादा ज़रूरी हैं, बजाय इसके कि आप दवाइयों से कभी एक मैकेनिज़्म को टारगेट करें, कभी एक मैकेनिज़्म को टारगेट करें और आप साथ में साइड इफ़ेक्ट्स को भी इन्वाइट करें। लाइफस्टाइल चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं डाइटरी चेंजेस के ऊपर बाद में आऊँगी, क्योंकि वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक्सरसाइज आपके पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने इंसुलिन के लेवल्स कम कर सकते हैं, आप अपना टोटल बॉडी वेट 5 से 10% कम कर सकते हैं। और जब आपका बॉडी वेट 5 से 10% तक कम हो जाता है तो आपके पास जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं वो बहुत इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है, कॉर्टिसोल का लेवल है, आप उसको भी कम करते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल घर के काम भी करते हैं, आप कुकिंग भी करते हैं, आप क्लीनिंग भी करते हैं, आप गार्डनिंग भी करते हैं, वो भी आपकी एक्सरसाइज में शुमार होता है। अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक बेहतरीन एक्सरसाइज है। नंबर 2, गेट अप्रोप्रिएट स्लीप। अगर आप सिर्फ एक रात स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं तो आप अपनी बॉडी में 33% तक इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, ये मैं आपको बता दूं, और आपकी बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो सोचें कि जब आपको डेली आदत होगी रात को जागने की और घंटों जागने की, और अगर खुदा ना खास्ता आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का शिकार हैं, तो आप अपनी बॉडी में ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा करें। इसलिए अक्सर लोग डिफरेंट डाइट का भी ख्याल रखते हैं, दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं कि हम पर ये चेंजेस असर क्यों नहीं कर रही हैं जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं, और जो डाइटरी चेंजेस हैं इसलिए क्योंकि वो रात को अपनी नींद नहीं पूरी कर रहे होते और रात को जाग रहे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट के बावजूद उनकी बॉडी में जो इंसुलिन लेवल्स हैं और जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो हाई होते हैं। नंबर 3, आप कोशिश करें अपने आप को रिलैक्स रखने की, उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की जो आपको खुशी देती हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर आप किसी ऐसी जॉब में फंसे हैं जो जॉब आपको पसंद नहीं है, तो आप कोई ऐसी जॉब ढूंढने की कोशिश करें जिस जॉब में आप खुश रहते हैं, वो करें जो आपको प्लीज़ करता है। मेडिटेट करें, योगा करें, दोस्तों के साथ बैठें, टीवी पर अच्छे सीजन्स देखें, बुक्स पढ़ें, गार्डनिंग करें, डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी, बट यू नीड टू रिलैक्स एंड यू नीड टू गेट अ गुड मी टाइम फॉर योर सेल्फ। अब हम आ जाते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशंस की तरफ। मैं जितनी भी डाइटरी मॉडिफिकेशंस की अब डिटेल में बात करने वाली हूँ वो 3 चीज़ों पर टारगेटेड हैं। एक, बॉडी में इंसुलिन लेवल्स कम करने पर, दूसरा बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स कम करने पर, और तीसरा बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने पर। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का जब हम डाइट के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इंसुलिन लेवल्स कम करना चाह रहे होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स कम करना चाह रहे होते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करना चाह रहे होते हैं। सबसे पहले अवॉइडेंस की बात कर लेते हैं कि आपने खाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 1, रिफाइंड शुगर। आपका दिन का मैक्सिमम भी अगर आपने रिफाइंड शुगर लेना है, आपने 5 ग्राम से ऊपर नहीं लेना। आप जब मार्केट में जाते हैं, आप ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं, आप प्लीज़ खानों के लेबल्स देख लें और खानों के लेबल्स को आप ध्यान से देख लें जिसमें आपका शुगर कंटेंट एक्सीड करता है, आप उसको ना लें। बल्कि मैं तो कहूँगी इट इज़ अ बिग नो। प्रोसेस शुगर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी में एकदम से शुगर ऊपर जाएगा तो एकदम से इंसुलिन भी ऊपर जाएगा। प्रोसेस्ड वाइट आटा, चाहे वो आपके पास पैनकेक्स हैं, चाहे वॉफल्स है, चाहे पिज़्ज़ा है, चाहे केक्स हैं, चाहे मफ़िन्स हैं, चाहे डोनट्स हैं, इट इज़ अ बिग नो। ये भी आपके
आपके पास बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ाता है और बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ाता है और ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नंबर 3 आपके पास आ जाते हैं फ्राइड फूड्स, ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स। आपके पास जितने भी फ्राइड फूड्स होते हैं वो जिस वक्त फ्राई हो रहे होते हैं उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करते हैं। और जो आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं इनमें आपके पास टेंडेंसी होती है पहले ही कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स और दिल की बीमारियों का शिकार होने की, तो फ्राइड फूड्स आग में घी का काम करते हैं। नंबर 4, डेयरी प्रोडक्ट्स मोस्टली तकरीबन 80% पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स को सूट नहीं करते। तो आप प्लीज़ डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ठीक है, या फिर अगर आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपके पास प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं, एक्टिव कल्चर्स मौजूद है, तो वो ठीक है। वरना फिर आप डेयरी के इस्तेमाल से भी गुरेज करें क्योंकि जो डेयरी है वो भी आपके पास बॉडी में एंड्रोजेंस और इंसुलिन के लेवल जो है बढ़ा सकती है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है उसको बढ़ा सकती है। नेक्स्ट जिस चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगी वो आपके पास है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप हार्मोनल डिसरप्टर्स या एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं, जैसे प्लास्टिक के बैग्स में खाना खाना, जैसे आपके पास शैम्पू, जैसे आपके पास होम क्लीनिंग केमिकल्स, जैसे आपके पास कंडीशनर की बोतल, जैसे आपके पास मेकअप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इन सब में आपके पास एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स और एक क्लास ऑफ केमिकल्स मौजूद होते हैं जिसको आप कहते हैं जीनो एस्ट्रोजेंस। अब ये जो जीनो एस्ट्रोजेंस होते हैं इनका हमारी बॉडी के फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन से बहुत मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। ये जब हम बॉडी में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के पूरे हार्मोनल बैलेंस को कन्फ्यूज़ कर देते हैं और बॉडी को ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो कम बन रहा है और बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। अब हमारी बॉडी में इन दोनों फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक ख़ास रेशो होता है। अब जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो ये रेशो डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत नीचे चला जाता है और जब प्रोजेस्टेरॉन ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चला जाता है तो तब होते हैं इनफर्टिलिटी और कंसीव करने में मसला। इसलिए प्लीज़ प्लास्टिक के जो आपके खाने के कंटेनर्स हैं उनको आप ग्लास या स्टेनलेस स्टील से रिप्लेस कर दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हर्ब्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि इनमें आपके पास सीनो एस्ट्रोजेंस होते हैं और बीएमपीस होते हैं और ये बॉडी में जो प्रॉब्लम कर सकते हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये तो हो गया जिन जिन चीज़ों से हमें एहतियात करने की ज़रूरत है और जिन जिन चीज़ों से हमें परे रहने की ज़रूरत है। अब मैं बताती हूँ कि खाने में किन किन चीज़ों का इंतखाब करने की ज़रूरत है। मोटा मोटा आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। आप खाने में जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उनका फाइबर कंटेंट ऊपर होना चाहिए। जो खानों का फाइबर कंटेंट ऊपर होता है वो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करते हैं। जिन खानों का फाइबर कंटेंट आपके पास ऊपर होता है वो बॉडी में आपके पास एंड्रोजन लेवल कम करते हैं। जिन खानों का फाइबर कंटेंट ऊपर होता है वो आपके पास बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स कम करते हैं। जिन खानों का फाइबर कंटेंट ऊपर होता है वो आपके पास बॉडी से टॉक्सिन्स को वॉश आउट करते हैं और ये इनडायरेक्टली आपके हाजमे के सिस्टम को बेहतर करता है। तो आपके पास जितने भी फाइबर कंटेंट में हाई फूड्स हैं उसका भी हम डिटेल में जिक्र करते हैं जिसमें आपके पास फल, सब्जियां, ग्रेन्स, नट्स और सीड्स आ जाते हैं। उन सब की मैं आपको अफादियत अलग अलग बताती हूँ। वो आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का क्या मतलब है? आप डिफरेंट खाने खाते हैं और डिफरेंट खानों में अपनी अपनी एबिलिटी होती है, तासीर होती है ब्लड में शुगर लेवल ऊपर लेके जाने की। अब जो खाने ब्लड में शुगर एकदम से ऊपर लेकर जाते हैं उनको आप कहते हैं कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है और जो खाने ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता शुगर ऊपर लेके जाते हैं उनको आप कहते हैं कि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपके पास लो है। तो जिन खानों का आपके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा आपने ख्याल रखना है कि आप क्लीन प्रोटीन और हाई क्वालिटी प्रोटीन लें, वो भी आपकी बॉडी के जो हार्मोनल लेवल्स हैं उसको बहुत अच्छा मेंटेन करती हैं। खाने में आपके पास हेल्दी विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए। मिनरल्स में खास करके मैग्नीशियम, जिंक और क्रोमियम और कैल्शियम और पोटेशियम होना चाहिए। और विटामिन्स में आपके पास विटामिन ए, डी, ई, के, सी, विटामिन B1, B6, B12 और विटामिन के आपके पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास हेल्दी फैट्स खाने में मॉडरेट अमाउंट में ज़रूर मौजूद होने चाहिए जिसमें ख़ास करके आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं। अब मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हम सबसे पहले हेल्दी फैट्स की बात करते हैं। मैं उन सब बच्चियों को, उन सब ख़वातीन को एड्रेस करना चाहूँगी जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के जब शिकार होती हैं तो वो क्रैश डाइटिंग पे चली जाती हैं। ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग दोनों पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में कोई आपको मदद नहीं करेंगी क्योंकि
है, जब आप बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जाते हैं तो आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देते हैं और आप अपनी बॉडी को जो है वो फैट स्टोरेज मोड में डाल देते हैं। फिर आपकी बॉडी जो भी खाएगी वो उसको स्टोर करने की कोशिश करेगी। तो की ये है कि आपने कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना, आपने वेट लॉस की तरफ जाना है, बिल्कुल जाना है, लेकिन आपने हेल्दी खाना है और आपने खुद को फैट डिप्राइव नहीं करना, क्योंकि बॉडी में आपके पास हार्मोन्स बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स ही आपके पास फैट्स हैं। अगर आप खुद को कंप्लीटली फैट फ्री डाइट पर ले जाएंगे और आप हेल्दी फैट्स नहीं लेंगे तो आप अपनी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते। तो फैट, हेल्दी फैट को आपने डेली मॉडरेशन में अपनी डाइट में इंक्लूड रखना है। इसके सोर्सेज की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 सोर्स मैं कोकोनट ऑयल की बात करूंगी। दिन में 1 से 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल के आर एक्सीलेंट फॉर द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल बॉडी। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे हैं। ये एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, यानी बॉडी से इन्फेक्शंस को वॉश आउट करता है। ये ये आपका वेट भी कम कर सकता है, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। नंबर 2 पर मैं हेल्दी फैट्स में बात करूँगी आपके पास नट्स और सीड्स की। नट्स में खास करके ग्रिल्ड, आपके पास फ्राइड नहीं, ग्रिल्ड आपके पास बादाम, ग्रिल्ड आपके पास काजू, ग्रिल्ड आपके पास अखरोट बहुत अच्छे हैं। इसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके पास हेल्दी फैट्स हैं। यहाँ मैं बताती चलूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी के इंसुलिन लेवल्स भी कम करते हैं, बॉडी के शुगर लेवल्स भी कम करते हैं, हार्मोन लेवल को भी रेगुलेट करते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। आपके पास सीड्स में खास करके जो पंपकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और जो 2 सीड्स जो बहुत ज़्यादा रिच है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, उसमें आपके पास चिया सीड्स आ जाते हैं और उसमें आपके पास फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं। यहाँ तक कि आपके पास जो फिश है सैल्मन, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए बहुत मशहूर है। तो मैं बताती चलूँ कि पर वेट चिया सीड्स में आपके पास सैल्मन से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और जो आपके पास फ्लैक्स सीड्स हैं, दे आर द रिचेस्ट वेजिटेबल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। 2 टेबलस्पून्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स, इसको आप नाश्ते में भी ले सकते हैं। इट हैज़ मोर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दैन अ सैल्मन फिश। और इसके अलावा जो आपके पास फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसमें कंपाउंड्स होते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस। फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास क्या करते हैं, ये बॉडी में अच्छे वाले एस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को फेवर करते हैं। और जो हार्मफुल एस्ट्रोजेंस होते हैं, जो इन्वायरमेंटल एस्ट्रोजेंस होते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह से आते हैं जिनकी मैंने अभी बात की थी, उसको बॉडी से फ्लश आउट कर देते हैं। और बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल है, जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो उस हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स में आपके पास लेग्निन्स होते हैं। और जो आपके पास लेग्निन्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स और फाइटो एस्ट्रोजेंस हैं अगेंस्ट देयर फाइट फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़। और फ्लैक्स सीड्स में आपके पास फाइबर लेवल भी हाई होता है। फाइबर के फ़वाइद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हेल्दी फैट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे डेयरी टॉलरेट हो रहा है तो जो देसी घी है आपके पास, देसी घी आपके पास बहुत अच्छा इलाज है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का, क्योंकि देसी घी में आपके पास सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और ये जो विटामिन ए, डी, ई और के हैं ये आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है बॉडी के फीमेल हार्मोन्स का, और ये बॉडी के हार्मोन रेगुलेशन में मदद करते हैं। आपके पास जो फैटी फ़िश है, जो ऑयली फ़िश है सैल्मन, ये भी आपके पास हेल्दी फैट का एक सोर्स है। आप हफ्ते में 3 दिन डेली 3 आउंस अगर सैल्मन लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को बहुत हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करती है। और ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम कर सकते हैं, आपके इंसुलिन लेवल्स भी कंट्रोल कर सकता है, और बॉडी के जो शुगर लेवल्स हैं उसको भी रेगुलेट कर सकता है। अब हेल्दी फैट्स से आगे मैं एक और बात करना चाहूँगी एवोकाडोज़। एवोकाडोज़ में आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी होते हैं, विटामिन ई भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ओलिक एसिड भी होता है, और प्लांट सिटोस्टेरॉल भी होता है। ये सब मिलके आपके पास बॉडी के जो इंसुलिन लेवल्स हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं, और जो आपका स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है, जो कॉर्टिसोल का लेवल है, उसको भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो एवोकाडो है वो आपके पास पोटेशियम में भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके बाद अब मैं बात करूंगी आपके पास लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की, और उसमें मैं आपके पास फलों की भी बात करूंगी और सब्जियों की भी बात करूंगी। फलों में मैं आपके पास सबसे पहले बात करना चाहूँगी बेरीज़ की। बेरीज़ आपके पास फाइबर में भी हाई होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। आपके पास कीवीज़ भी अच्छे हैं, आपके पास ऑरेंजेस भी अच्छे हैं, आपके पास ग्रेप्स जो हैं, ग्रेप्स की पील में आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। एप्पल की पील में आपके पास फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कम
कम करते हैं। और एप्पल में आपके पास सॉल्युबल फाइबर पेक्टिन होता है जो कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, ये आपके पास बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स भी कम करता है। पपीता आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था कि जो पपीता है इट इज़ फूड फॉर द एंजल्स, और बिल्कुल सही कहा था। पपीते में आपके पास एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम होता है पेपेन, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसमें विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और आपके पास डिजीज़ में हेल्प करता है। इसके अलावा फलों में आप खजूर और केले का भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डेली रूटीन में खजूर, केले और आम का इस्तेमाल कम करें क्योंकि जो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई है। सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो सब्जियों में सबसे पहले मैं आपके पास क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी ब्रोकली, गोभी, इन सब की बात करना चाहूँगी क्योंकि एक तो इनका कैल्शियम लेवल बहुत हाई होता है, तो ये आपके पास जो आपके एड्रिनल हार्मोन्स है, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन है, उसके लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और इसमें भी आपके पास फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो बॉडी से बैड वाले एस्ट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जो थायराइड के पेशेंट्स हैं वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का रोज़ इस्तेमाल ना करें, वो हफ्ते में एक आध बार इस्तेमाल करें और थोड़ा रॉ तो वैसे किसी को भी नहीं खाना चाहिए लेकिन थोड़ा ज़्यादा पका के इस्तेमाल करें। सब्जियों में इसके अलावा आपके पास पालक बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये भी आपके पास फाइबर में रिच है, कैलोरी में रो है, एंटीऑक्सीडेंट्स में आपके पास रिच है सब्जियों में। इसके अलावा आपके पास लौकी बहुत अच्छी है। मैंने जो अपनी डिटॉक्स ड्रिंक्स की एक वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने लौकी के एक जूस का जिक्र किया हुआ है, वो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा और जूस की रेसिपी सुन लीजिएगा। वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। सब्जियों में आपके पास शिमला मिर्च बहुत अच्छी है, आपके पास चुकंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके पास शलजम बहुत ज़्यादा अच्छी है। सब्जियों में आपके पास करेले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। सब्जियों में आपके पास मेथी बहुत अच्छी है, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। सब्जियों में आपके पास भिंडी बहुत अच्छी है, ये भी आपके पास बॉडी में जो इंसुलिन लेवल्स है उसको कम करती है, जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी आपके पास अच्छा करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं दालों की तरफ। दालों में आप कोई भी दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, मूंगी मसर की दाल, कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सफ़ेद चने इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अब मैं जिक्र करना चाहूँगी आपके पास सोय और सोय प्रोडक्ट्स का। सोय और सोय प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके पास एक कंपाउंड होता है लेसिथिन्स और ऑक्सिन्स। ये जो ऑक्सिन्स होते हैं आपके पास ये वेजिटेबल हार्मोन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है जिससे स्ट्रेस हार्मोन बनता है और जिससे आपके पास ये डिफरेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, उसको नरिश करते हैं, उसमें से हेल्दी हार्मोन्स जो हैं उसकी आउटग्रोथ कराते हैं। तो सोय और सोय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है आपके पास बहुत अच्छा है। आपके पास जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं, अगर आप डेयरी को टॉलरेंट हैं आप तो आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और ये आपके पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फलों में मैं एक चीज़ का जिक्र करना भूल गई हूँ, अनार का। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च ये बता चुकी है कि जो आपके पास अनार है वो बॉडी में बेनिफिशियल अच्छे वाले एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ाता है और ये आपके पास बॉडी में एस्ट्रोन को एस्ट्रोडायोल में कन्वर्ट नहीं होने देता। एस्ट्रोडायोल आपके पास एक बड़ा पावरफुल एस्ट्रोजन है जो कि बॉडी में हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स में इन्वॉल्व होता है और जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनमें आपके पास हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स हो सकते हैं। इसलिए अनार खाने वालों के जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं, पावरफुल एस्ट्रोजन वाले लेवल्स जो कैंसर कर सकते हैं, वो भी आपके पास कंट्रोल्ड रहते हैं। मैं कुछ मसालों का जिक्र करना चाहूँगी जिनको आप ख़ास करके एडेप्टोजेंस कहते हैं। ये एडेप्टोजेंस आपके पास क्या करते हैं, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, जो आपके पास ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, आपके पास स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इनके लेवल्स रेगुलेट करते हैं। इसमें आपके पास सौंफ आ जाती है, आपके पास हल्दी आ जाती है, आपके पास ज़ीरा आ जाता है, आपके पास अजवाइन आ जाती है, आपके पास लहसुन आ जाता है, आपके पास अदरक आ जाता है, आपके पास पुदीना आ जाता है, आपके पास धनिया आ जाता है। इसमें जो आपके पास पुदीना है और जो आपके पास सौंफ है उसकी तासीर ठंडी है और बाकी सबकी जो तासीर है वो थोड़ी गर्म है, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन ये सब जो है आपके पास इंसुलिन के लेवल भी कंट्रोल करते हैं, मेल हार्मोन लेवल भी कम करते हैं और जो आपके पास जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल लेवल है, उसको भी कम करते हैं। एंड में मेरे पास आपके लिए एक बोनस है। मैं आपको कंप्लीट डाइट प्लान समझने के ज़बानी बताने
लगी हूँ कि अगर आप जो है हार्मोनल इशू से चल रहे हैं, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, तो आपने नाश्ते में क्या खाना है, मिड मॉर्निंग स्नैक में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है और डिनर में क्या खाना है। सबसे पहले जब आपने सुबह उठना है, मेरे पास नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए, मैं उनको कहती हूँ कि सुबह आपने निहार पे ठंडा पानी लेना है और उसके थोड़ी देर बाद आपने नीम गर्म पानी लेना है। लेकिन अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं और आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की शिकायत रखते हैं तो सुबह आपने रेगुलर और प्लेन वाटर नहीं लेना है। सुबह आपने जो पानी लेना है, रात को आपने मेथी दाना भिगो कर रखना है पानी में, सुबह आपने उस पानी को पी जाना है। मेथी दाने को आप वैसे ही क्रश कर सकते हैं, ये आपको बहुत लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 से 4 हफ्ते इसको करें, उसके बाद 15 दिनों के लिए इसको डिसकंटिन्यू कर दें और उसके बाद फिर से इसको शुरू कर दें। इसका जो आपके पास ऑल्टरनेट इस्तेमाल है, पीरियोडिक इस्तेमाल है, ब्रेक्स में इस्तेमाल है, वो इंशाल्लाह आपके सिम्टम्स इंप्रूव करेगा। या तो आप मेथी दाने वाला पानी पी लें सुबह, या फिर आप सौंफ वाला पानी पी लें सुबह, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1 टेबलस्पून हल्दी लें और 1 टेबलस्पून आप जो है वो ज़ीरा लें और वो वाला पानी भी आप पी सकते हैं। या फिर आप दालचीनी वाला पानी भी पी सकते हैं सुबह, या फिर आप फ्लैक्स सीड्स वाला पानी भी पी सकते हैं, या फिर आप चिया सीड्स वाला पानी भी पी सकते हैं। और ये चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स वाला पानी आप पूरा दिन भी सिप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने प्लेन पानी जो है वो नहीं पीना है। अब इसके तकरीबन 30 मिनट बाद आपने रात के पानी में 7 से 9 बादाम भिगोए हों या 2-3 अखरोट भिगोए हों, 4-5 काजू भिगोए हों, वो आपने मुट्ठी भर के खा लेने हैं। यहाँ पर मैं नाज़रीन को थोड़ा सा क्लियर करती चलूँ कि जो आपके पास ड्राई फ्रूट होता है वो सिर्फ आपने भिगो के इसलिए खाना होता है क्योंकि जो ख़ासतौर पे जो बादाम होते हैं उनका जो छिलका होता है उसमें आपके पास मौजूद होते हैं टेनिन्स, कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो टेनिन्स होते हैं ये बादाम की जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी जो अफादियत है उसको बॉडी में जज़ब नहीं होने देते। इसके अलावा जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं अगर आप उनको भिगोए बगैर खाएँ तो उनमें एक कंपाउंड होता है फाइटिक एसिड, जो कि आपकी आंतों से इन नट्स को, इसकी अफादियत वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। और इन ड्राई फ्रूट्स में आपके पास मौजूद होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। ये एंजाइम इनहिबिटर्स भी आपके पास जो नट्स हैं उससे जो अफादियत वाले केमिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो जब आप नट्स को पानी में भिगो देते हैं ओवर द नाइट तो इन टेनिन्स, फाइटिक एसिड और एंजाइम इनहिबिटर्स का जो असर है वो आपके पास ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब चाहे आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट हैं या नहीं, आपने याद रखना है कि नट्स आपने हमेशा रात को भिगो के रखने हैं और उसके बाद फिर आपने खाने हैं, ख़ास करके बादाम। अब इसके बाद आप आ जाते हैं नाश्ते की तरफ। हमने बात की थी कि आप हाई फाइबर फूड लेंगे, आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेंगे। तो अगर आप ब्रेड खाना चाहते हैं आप मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हैं, आप 2 अंडे खा सकते हैं अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं है तो। और अगर आप दिल के मरीज़ हैं अंडे आप फिर भी खा सकते हैं 2। इसके अलावा आप नाश्ते में क्या खा सकते हैं, अगर आपको रोटी खाने की आदत है तो आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं, आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, आप होल व्हीट की रोटी खा सकते हैं, आप चटनी बना सकते हैं। और चटनी में आप मोरिंगा पाउडर ज़रूर यूज़ करें। मोरिंगा एक सुपर फूड है और मैं अपनी जो वेट लॉस वाली ड्रिंक्स हैं उसमें मोरिंगा वाली ड्रिंक की रेसिपी बता चुकी हूँ। प्लीज़ उस वीडियो से वो ड्रिंक की रेसिपी देख लीजिएगा, वो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स ने इस्तेमाल करनी है। चटनी की तरफ आ जाते हैं। चटनी में आपने मोरिंगा डालना है, चटनी में आपने धनिया डालना है, चटनी में आपने पुदीना डालना है, चटनी में आपने ज़ीरा डालना है, चटनी में आपने दालचीनी डालनी है, उसको आपने ग्राइंड करना है और उसको आप होल व्हीट के पराठे के साथ खा सकते हैं, ज्वार के पराठे के साथ खा सकते हैं, बाजरे के पराठे के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा आप आ जाएं अब अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ। आपने कोशिश करनी है कि जो आप फल लेते हैं वो या आपने मिड मॉर्निंग स्नैक में लेना है या आपने मिड इवनिंग स्नैक में लेना है। या तो आप कोई फल ले सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक में, अगर आप डेयरी को टॉलरेट कर रहे हैं तो आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लंच की तरफ। लंच में आपने कोशिश करनी है आप 1 सर्विंग सब्ज़ी के लिए और 1 सर्विंग दाल के लिए, जिन दालों का मैं जिक्र कर चुकी हूँ जिसमें सारी दालें आ जाती हैं, या सफ़ेद चने, काले चने, आप वो भी खा सकते हैं। आप सब्ज़ी जो है, जिन सारी सब्जियों का मैं जिक्र कर चुकी हूँ उनमें से कोई भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 सब्जियों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें चिया सीड्स डाल के, फ्लैक्स सीड्स डाल के, पम्पकिन सीड्स डाल के, सनफ्लावर सीड्स डाल के, और इसके ऊपर आप ऑलिव ऑयल की, जो कि अगेन आपके पास हेल्दी फैट है, या कोकोनट ऑयल की ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मिड इवनिंग स्नैक की तरफ। मिड इवनिंग स्नैक में अगर आपने नाश्ते में अंडा नहीं लिया तो आप अंडा ले सकते हैं। अगर आपने नाश्ते में अंडा लिया हुआ है तो आप मिड इवनिंग स्नैक में ब्रेड के एक स्लाइस पर एवोकाडो लगा सकते हैं। और एवोकाडो अगेन उसके मैं आपको फ़ायदे बता चुकी हूँ, वो बहुत हेल्दी है, आप वो खा सकते हैं। आप मिड इवनिंग स्नैक में रोस्टेड नट्स ले सकते हैं, आप मिड इवनिंग स्नैक में रोस्टेड चने ले सकते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं डिनर की तरफ। डिनर में आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में 3 दिन आप फ़िश का इस्तेमाल करें, सालमन का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ आप वेजिटेबल की कोई सर्विंग ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, उसके साथ वेजिटेबल की सर्विंग ले सकते हैं। आप ब्राउन राइस की किनवा खिचड़ी ले सकते हैं, आप ब्राउन राइस की दाल खिचड़ी ले सकते हैं। या फिर आप डिनर में
देसी मुर्गी की यखनी ले सकते हैं और उसके साथ आप वेजिटेबल्स की सर्विंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ क्या है, वो किन कंडीशंस में ज़्यादा होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, आपको किन लाइफस्टाइल चेंजेस का जो है वो सिलेक्शन करना है, कौन सी डाइटरी चेंजेस जो है उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, कौन सी डाइटरी हैबिट्स जो हैं उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। और आपको एक छोटा सा डाइट प्लान भी मैंने बनाकर दे दिया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खुश रहें, अपने आप को रिलैक्स रखें और उन हैबिट्स में एंगेज करें, उन हेल्थी स्पिरिचुअल हैबिट्स में और फिज़िकल हैबिट्स में एंगेज करें जो कि आपको खुशी देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचती रहें तो फेसबुक पर मेरा पेज लाइक करना और मेरा यूट्यूब चैनल सहर चावला के नाम से सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।